अच्छा, तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर एक्स टी एक्सपोनेंशियल टाइप का हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, और ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़े थे उस वक्त भी एक चीज़ डिस्कस की थी। एक्सपोनेंशियल ऐसा फंक्शन है जो डेरिवेटिव के बाद भी खुद को रिपीट करता है। तो अगर ये सोल्यूशन हम इसमें पुट कर दें एक्स टी की जगह के ई रेज़्ड टू पावर एस टी, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ के ई रेज़्ड टू पावर एस टी क्या बनेगा, दिस, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये। तो इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में। इधर से आप के ई रेज़्ड टू पावर एस टी को अगर कॉमन ले लें, और कॉमन लेने से क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। अब या ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। अब इसको तो हमने कहा है कि ये करना, अब के ई रेज़्ड टू पावर एस टी को तो हमने सोल्यूशन कहा है, तो ये तो इक्वल टू 0 हम कर नहीं सकते। तो फिर कैसे इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ये इक्वल टू 0 हो सकती है। अगर ये 0 हो जाए तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 बन सकती है। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई हो रही है ई रेज़्ड टू पावर एस टी से, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो आपकी मेन इक्वेशन है जिसमें हमने सॉल्यूशन पुट किया था उससे रिलेशन देख लें। ये ऑफ कोर्स इससे ये फॉर्म थ्रू दीज स्टेप्स बनी है, लेकिन क्योंकि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब ये वाली फॉर्म आ जाए तो आप डायरेक्ट उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें। वो आप देख लें, कंपेयर कर लें कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो किससे सब्स्टिट्यूट होता है, एस स्क्वायर से। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किससे सब्स्टिट्यूट होता है, एस से, 2 जीटा ओमेगा नॉट इनटू एस, और थर्ड जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है वो एक्स टी का कोफिशिएंट आ जाता है। ओमेगा एक्स टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, एस स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव एस और इसका कोफिशिएंट ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व जब हम करते हैं और रूट्स फाइंड करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है कि फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की हैं। अब वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, जो रिस्पांस आता है किसी भी आरएलसी सर्किट का वो 3 टाइप का हो सकता है। एक होता है ओवर डैम्प्ड, एक होता है अंडर डैम्प्ड, और एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड। तो बेसिकली ये इक्वेशन के रूट्स डिसाइड करते हैं, या इस इक्वेशन में जीटा की वैल्यू जिसको हमने डैम्पिंग रेशियो कहा था, डैम्पिंग रेशियो ये डिसाइड करती है कि आपका रिस्पांस किस टाइप का होगा, ओवर डैम्प्ड होगा, अंडर डैम्प्ड होगा या क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। तो उसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसकी अगर रूट्स फाइंड करें हम तो कैसे कर सकते हैं, S12 क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b -2 जीटा ओमेगा नॉट इज b प्लस माइनस ओवर 2a, a इज 1। दूसरा b स्क्वायर 2 जीटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1, c is omega naught square divided by 2a। तो ये क्या बन जाएगा, S12 बन जाएंगे माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन आके अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके 2
ओमेगा नॉट बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय A1 डिवाइड बाय 2 ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। बीच में क्या रह गया, इसको शुरू से कर लेते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। डिवाइड बाय 2 है 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाता है जीटा स्क्वायर माइनस 1। 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर को अगर आप बाहर ले आए तो बन जाएगा 2 ओमेगा नॉट, 2 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ओमेगा नॉट रह जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से आपके पास इसके रूट्स आ जाएंगे। अब जब इसके रूट्स आ गए तो जो जनरल कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्म का होता है। जनरल कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, K1 e raised to power S1t plus K2 e raised to power S2t। इसमें आपने क्या करना है, S1 S2 K1 और K2 फाइंड करना है, तो ये इसका कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा। तो S1 क्या होगा, S1 विल बी माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस के साथ जो भी वैल्यूज आएंगी जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये होगा S1। S2 विल बी माइनस जीटा ओमेगा नॉट माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये तो आ गया S1 और S2 प्लस के साथ S1 माइनस के साथ S2। ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमने कैसे करना है, तो डोंट नो, हो सकता है एग्जांपल में सॉल्व कराते हुए कुछ गलती से आगे पीछे हो गया हो, लेकिन तरीका ये है, S1 क्या है विद पॉजिटिव साइन, S2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और सॉल्यूशन होगा इस टाइप का। तो अब जनरल सॉल्यूशन अगर इस टाइप का है, S1 और S2 तो हमारे पास यहाँ रूट से आ गए, पीछे रह गया K1 और K2। K1 और K2 को कैसे फाइंड करेंगे, तो K1 और K2 कैसे फाइंड होंगे, उसमें तो एक ये वाली इक्वेशन यूज होगी, और जो दूसरी इक्वेशन हमेशा हर क्वेश्चन में यूज होगी वो इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा, वो इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा। और ये वाली इक्वेशन जो बेसिकली आएगी वो जीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये इक्वेशन आपने कौन सी राइट करनी है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ओवरडैम्प्ड रिस्पांस आता है तो यही इक्वेशन आएगी, या जीटा ग्रेटर देन 1 आता है, तो उस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल इसको एक जनरल सॉल्यूशन समझें। आप K1 और K2 फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो एक तो मेन इक्वेशन होगी, दूसरा उसी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बना, S1 K1 e raised to power S1t प्लस S2 K2 e raised to power S2t, ये बन गई इक्वेशन बी। ये दो इक्वेशन यूज करके आप K1 और K2 यूज करेंगे। कैसे, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशंस कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि सर्किट में आपको पता है दोनों स्टोरिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो हमने देखना है कि इनिशियली इंडक्टर के थ्रू कोई करंट तो नहीं ऑलरेडी पास कर रहा जब आपने एनालिसिस स्टार्ट किया है, वो होगी इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन। कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जब एनालिसिस स्टार्ट किया तो ऑलरेडी कैपेसिटर के क्रॉस कुछ वोल्टेज तो नहीं थे, तो वो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे नॉर्मली हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे कि कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज हैं कि नहीं। वो नॉर्मली गिवन होती हैं, अगर गिवन ना हो
तो सर्किट से उनको फाइंड किया जा सकता है, लेकिन इनिशियल कंडीशन हर हाल में यूज होती है। तो K1 और K2 भी फाइंड करने के लिए आप इनिशियल कंडीशंस यूज करेंगे। तो लेट्स से आपको इनिशियल कंडीशंस एट t इज इक्वल टू 0, x is 0 गिवन है। तो t को जब 0 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। और दूसरा वाला इसमें t को 0 पुट किया, जो दूसरी b इक्वेशन थी उसमें भी आप t को 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, d बाई dt ऑफ x c ऑफ 0 विल बी इक्वल टू s1 k1 प्लस s2 k2। ये दो इक्वेशन यूज होके हमेशा आपका K1 और K2 निकल आएगा। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशंस और दो अननोन, दो इक्वेशंस चाहिए आपको। ऑफ कोर्स ये भी इनिशियल कंडीशन के तौर पे गिवन होगा या आप फाइंड कर सकते हैं, ये भी किसी इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए आप फाइंड कर लेंगे। ये दोनों टर्म्स आप फाइंड, ये गिवन होगी और ये भी आप फाइंड कर लेंगे। तो अननोन रह जाएंगे सिर्फ K1 और K2, क्योंकि S1 S2 आप ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर चुके होते हैं। तो इन इक्वेशन को यूज करते हुए हमेशा K1 और K2 फाइंड हो जाएंगे। K1 और K2 फाइंड होने का मतलब है कि XCT आपने कंप्लीटली फाइंड कर लिया। तो ये तो हो गया कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को आपने सॉल्व कैसे करना है, इन दी एंड उनका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। अब हम चलते हैं जीटा पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जरा दोबारा चलते हैं। मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा। हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब वापस से स्टेज पे आ जाएं कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से आपने फाइंड कर लेनी है वैल्यू जीटा की। जीटा की वैल्यू बेसिकली आपको बताएगी कि जो आपने रिस्पांस इक्वेशन लिखनी है वो ओवर डैम्प्ड की लिखनी है, अंडर डैम्प्ड की लिखनी है या क्रिटिकली डैम्प्ड की। तो सर्किट को सॉल्व करते करते जब आप इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे, सर्किट को सॉल्व करते करते जब आप इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है उस वक्त A1 की जगह और A2 की जगह कोई वैल्यूज आई हुई होंगी, ठीक है, कोई वैल्यूज आई हुई होंगी। मींस अगर मैं इसको सर्किट के लिए सॉल्व कर रहा होता तो जाहिर सी बात है कैपेसिटर की वैल्यू भी गिवन होती, इंडक्टर की वैल्यू भी गिवन होती और रेजिस्टर की वैल्यू भी गिवन होती। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी वो क्या थी, 1/RC 1/LC, ठीक है। 1/RC क्या था, A1, 1/LC क्या था, A2। तो जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों नॉन होंगे तो ये वैल्यूज भी नॉन होंगी। तो आपके पास जो इक्वेशन आई होगी वो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस तरह की आई। आपने सेकंड ऑर्डर सर्किट पे KVL अप्लाई किया तो इस तरह की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आएगी। लेट्स से वोल्टेज के लिए आप कर रहे हैं VT प्लस 5 d/dt ऑफ VT प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन से एक्चुअली लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपकी मेन इक्वेशन से आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखनी है। तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा s² प्लस 5 सिंगल डेरिवेटिव हो जाएगा s प्लस ये VT हो
प्लस तीसरा क्या होता है, इसका कोफिशिएंट जो 1 है इस केस में, ठीक है, इसका कोफिशिएंट फंक्शन का जो 1 है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव s स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव s, और फंक्शन इटसेल्फ जो होता है उसका हम सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं। लेट्स से अगर ये 2et होता तो यहाँ पर 2r। अब एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आई और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको पता है ये होती है। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 जीटा ओमेगा नॉट जो है वो 5 है और ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो 2 है। ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 है, इसके साथ मैंने s लिखा हुआ, सॉरी 2 s के प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट s प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s के साथ जो वैल्यू होती है वो 2 जीटा ओमेगा नॉट होती है, 5 2 जीटा ओमेगा नॉट है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, इसमें क्या है 2, इसका मतलब है 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो यहाँ से इन दोनों को यूज करते हुए आप जीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू √2। इधर आप ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो जीटा आ जाएगा आपके पास, जीटा विल बी इक्वल टू 5/2 ओमेगा नॉट 5/2 √2, ठीक है। तो 2 इंटू √2 आपको बताएगा बेसिकली कि जीटा की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है और इक्वल टू 1, ठीक है। आपके पास सर्किट को सॉल्व करते करते ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, उससे आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो आपको पता 5 2 जीटा ओमेगा नॉट है, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर है। इधर से आपने जीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी है। ये जीटा की वैल्यू एक्चुअली आपको बताएगी कि आपका की जो रिस्पांस इक्वेशन है वो कौन सी होगी, ओवरडैम्प्ड होगी, अंडरडैम्प्ड होगी या क्रिटिकली डैम्प्ड होगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, अगर ये जीटा ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपका जो रिस्पांस होता है वो ओवरडैम्प्ड रिस्पांस होता है, ठीक है। और ओवरडैम्प्ड रिस्पांस की इक्वेशन होती है XCT होगा हमेशा इस फॉर्म का K1 e⁻S1t होता था। इस केस में S1 क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला अगर आपको याद हो, जो हमने रूट्स निकाले थे वो ये बनते हैं t प्लस K2 S2t था, S2 क्या बनेगा माइनस जीटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट जीटा स्क्वायर माइनस 1t, ठीक है। जो रिस्पांस इक्वेशन होगी वो ये होगी। फिर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, इसके K1 K2 और S1 और S2 फाइंड करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्मेशन से जीटा लेस देन 1 आ जाता है तो आपका जो रिस्पांस होगा वो
अंडरडैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा, अंडरडैम्प्ड रिस्पॉन्स। अंडरडैम्प्ड रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्स इक्वेशन इस टाइप की होगी, e raised to power minus zeta omega naught t a1 cos of omega naught zeta square minus 1 t plus a2 sin omega naught of zeta square minus 1 t। तो अगर लेस देन 1 आ जाता है तो आप एक्स सी टी को इसके इक्वल लिखेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव लेके दूसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे और उन दोनों इक्वेशन को यूज करके a1 और a2 बनेगा। ठीक है। थर्ड केस, अगर जीटा इक्वल टू 1 आ जाए तो रिस्पॉन्स होगा क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है। इस केस में जो आपकी रिस्पॉन्स इक्वेशन होगी वो आप ये वाली यूज करेंगे। ठीक है। बेसिकली जीटा डिसाइड करेगा कि आपने कौन सी वाली रिस्पॉन्स इक्वेशन यूज करनी है, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको गिवन होगी। आपने पता होना चाहिए कि ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स के लिए आपने कौन सी वाली यूज करनी है, अंडरडैम्प्ड के लिए कौन सी वाली यूज करनी है, या क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए कौन सी वाली यूज करनी है। तो ये होगी इस टाइप की v1 e raised to power s1 t plus v2 into t e raised to power s2 t। और इस केस में S1 और S2 जो है वो माइनस जीटा ओमेगा नॉट के इक्वल होता है। S1 और S2 ये क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी प्लस ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं जीटा को डैम्पिंग रेशियो। ये आपका किस टाइप का रिस्पांस होगा, क्रिटिकली डैम्प, अंडर डैम्प या ओवर डैम्प, ये डिसाइड करता है। ठीक है। अंडर डैम्प वाली सॉरी ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर मैंने 1 लिख दिया, सो दिस इज 1 माइनस जीटा स्क्वायर। 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अच्छा, अब ये हैं 3 तरह के रिस्पॉन्सेस जो कि RLC के पॉसिबली आ सकते हैं। ठीक है। वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक सारा का सारा क्वेश्चन एक तरह से ही होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बन जाएगी इस फॉर्म में और फिर जब आप उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जीटा की वैल्यू आएगी। जीटा आपको बताएगा कि आपने कौन सी वाली इक्वेशन यूज करनी है फर्दर इस क्वेश्चन का रिस्पांस फाइंड करने के लिए। अगर ओवर डैम्प्ड है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, अंडर डैम्प्ड है तो ये करेंगे, क्रिटिकली डैम्प्ड है तो ये करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये इस फॉर्म में क्यों है, ये इस फॉर्म में क्यों है, ये इस फॉर्म में क्यों है। ये सारी की सारी इक्वेशन आपको पता है, ये रूट्स हमारी S1 S2 के रूट्स फाइंड करके S1 और S2 फाइंड करते हैं, वहां से हमारे पास ये इक्वेशंस आती हैं। तो ये इस फॉर्म की क्यों बनती हैं इसको डिस्कस करते हैं। ये जीटा ने तो आपको क्लियर कर दिया कि रिस्पांस किस टाइप का होगा। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आप सॉल्व करने जा रहे हैं, s² + 2 जीटा ओमेगा नॉट
एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आप इनके रूट्स फाइंड करते हैं S1 और 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला से ऑफ कोर्स, वो क्या होता है माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा नॉट जीटा स्क्वायर माइनस 1। इससे आप जब रूट्स फाइंड करते हैं तो अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आए तो आपका रिस्पांस ओवरडैम्प्ड रिस्पांस होता है। तो आपको पता क्या चला, या तो आप जीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, ग्रेटर देन 1 है तो भी आपको पता चल सकता है कि रिस्पांस ओवरडैम्प्ड होगा। दूसरा, रूट्स तो आपने फाइंड करने ही हैं, तो रूट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएं इसका मतलब है कि ये रिस्पांस ओवरडैम्प्ड रिस्पांस होगा। ठीक है, तो इन दोनों से पता चल सकता है कि ये ओवरडैम्प्ड रिस्पांस होगा। दूसरा, अगर आपके ये रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे थे, आपने रूट्स फाइंड किए कॉम्प्लेक्स आ गए, तो इसका मतलब है ये अंडरडैम्प्ड रिस्पांस है। ठीक है, तो ना सिर्फ जीटा बल्कि रूट्स भी आपको ये बता सकते हैं कि रिस्पांस अंडरडैम्प्ड है या क्रिटिकल डैम्प्ड है या ओवरडैम्प्ड। ठीक है, तो जब रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स आते हैं S1 और S2 जब कॉम्प्लेक्स आते हैं तो वो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, a प्लस माइनस आयोटा भी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, या उसको हम मैग्नीट्यूड इंटू ई रेज़ टू पावर जे थीटा, ये भी एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लिखने की। इसको पोलर फॉर्म कहते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अगर रूट्स इस टाइप की आ जाएं तो रिस्पांस अंडरडैम्प्ड रिस्पांस होता है। तो इन रूट्स को जब आप कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, और फिर आपको याद होगा कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एफएससी में पढ़ा होता है ये वाली चीज। नहीं, फाइन और कोसाइन में कॉम्प्लेक्स वाला नहीं पढ़ा। साइन थीटा नहीं, रिजल्ट आइडेंटिटी आई थिंक हमने की थी। e raised to power j theta डिवाइड से उनकी हाँ क्या j theta divided by 2j, ये आइडेंटिटी से पढ़े। cos theta is equal to e raised to power j theta plus over 2 इक्वेशन की आई थिंक आइलर इक्वेशन बेसिकली पढ़ी है। पहले से पढ़ा। अच्छा, अब ये डिराइव होके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ये वाली फॉर्म कैसे बनती है, अब इसके पीछे पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ठीक है, आइलर इक्वेशन यूज होती है, वो अभी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई। ये वाली फॉर्म जब इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से ये वाली फॉर्म बनती है, इस वाली फॉर्म से साइन थीटा और कॉस थीटा बनते हैं, और ये मैथमेटिकली डिराइव होता हुआ इस फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, लेकिन ये फॉर्म कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसको मैं डिराइव भी नहीं कर रहा। कि एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था कि कॉस और साइन कैसे आ गया। ठीक है, कॉस और साइन इस वजह से आता है। ठीक है, इसकी क्लोजेस्ट एग्जांपल डिवाइड से और मोर से मेथड डिटरमिनेंट याद करना।
तो हम उसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे। तो अगर ये रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाएं तो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस होगा और आप केवल इक्वेशन यूज करेंगे और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन होगी। अब पीछे क्या रह गया, अगर रूट्स रिपीटेड आता है अब होगा क्या, रूट्स फाइंड करने का तरीका तो यही है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो तो इसका मतलब है कि थीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर थी, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब है कि जो जीटा स्क्वायर है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने की वजह से अंडर रूट में -1 आ गया और ये क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स हो गई। और थर्ड का क्या मतलब है कि अगर जीटा 1 है, अगर जीटा 1 हो जाए तो जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - 1 अंडर रूट में 0 आ गया। तो पीछे क्या क्वांटिटी बच जाएगी, S1b माइनस जीटा ओमेगा नॉट। अगर जीटा 1 आ गया तो 1 - 1 तो रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, S1b जीटा माइनस जीटा ओमेगा नॉट, S2b माइनस जीटा ओमेगा नॉट। तो उस केस में आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, इसलिए मैं कहता S1 और S2 दोनों माइनस जीटा ओमेगा नॉट होते हैं। तो फर्क क्या होगा ओवर डैम्प्ड वाली इक्वेशन से इसमें कि इसमें t मल्टीप्लाई हो जाता है बीच में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। ठीक है, बीच में एक t मल्टीप्लाई हो गया। तो यही चीज जो आप फाइंड करते हैं जीटा से, वो सेम चीज अगर आप रूट्स फाइंड करें तो भी आपको पता चल जाता है कि रिस्पांस किस टाइप का होगा। तो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स ओवर डैम्प्ड रिस्पांस, कॉम्प्लेक्स रूट्स अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, रिपीटेड रूट्स क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, तो जो कि इस फॉर्मूला को देखते हुए, क्योंकि ओवर डैम्प्ड में जीटा ग्रेटर देन 1 होता है तो जीटा स्क्वायर माइनस 1 का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अंडर डैम्प्ड में जीटा लेस देन 1 आता है तो जीटा स्क्वायर माइनस 1 का आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। और रिपीटेड में क्योंकि जीटा 1 होता है तो इस अंडर रूट में 0 आ जाता है, तो जिसकी वजह से रूट्स रिपीटेड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 तरह के रिस्पॉन्सेज जो पॉसिबल हैं, हो सकते हैं आरएलसी सर्किट्स के। अब ये रिस्पॉन्सेज हैं क्या, ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स और क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। अगर आप इनके रिस्पॉन्सेज देखें तो हम xc को विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करते हैं। दिस इज टाइम एक्सिस, this is xc। critically damped, ओवर डैम्प्ड और ये है अंडर डैम्प्ड। तो फर्क इसमें सिर्फ इतना सा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका फंक्शन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। ठीक है,
लेट्स से एक ख़ास वैल्यू आपने अचीव करनी है। जैसे लेक्चर के शुरू में मैंने 7 चैप्टर के शुरू में एग्जांपल दी थी कि एसी आपके रूम में लगा हुआ है, ठीक है, आपने एसी को 26 पे सेट किया, रूम टेम्परेचर है 35, ठीक है, आपने एसी को 26 पे सेट कर दिया। अब आपका रूम टेम्परेचर फ़ौरन से 26 नहीं होगा, ठीक है, 35 को 26 पे आते हुए एक टाइम लगेगा। ये चीज़ टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करनी होती है, ठीक है, कि कितना क्विकली रिस्पांस करेगा। आपने एक एक्शन लिया 35 टू 26 कितने टाइम में आता है, ठीक है। एक रिस्पांस किया कि आपने 26 किया, फौरन बर्स्ट ऑफ कूलिंग हुई और रूम टेम्परेचर 26 हो गया। दूसरा ये है कि आपने 26 किया तो आफ्टर 30 सेकेंड रूम 26 पे आ गया। तीसरा है कि आपने 26 किया और 45 सेकंड के बाद रूम टेम्परेचर 26 पे आ गया। ये तीनों आइडियल सिनेरियोज हैं, लेकिन लेट्स से ऐसा हुआ। और एक ऐसा है कि आपने 26 पे किया सेट, तो वो बहुत जल्दी ड्रॉप हुआ 26 पे, लेकिन 26 पे रुका नहीं, 18 तक उसने रूम टेम्परेचर कर दिया। वापस दोबारा वो 30 पे लेके गया, फिर 22 पे आया और फिर ग्रेजुअली करते करते उसने रूम को 26 कर दिया। अब ये तीनों रिस्पॉन्सेस इस तरह से आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये मैंने वही सिनेरियो प्लॉट किया हुआ है, ये 26 डिग्री टेम्परेचर आप कर रहे हैं। तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस क्या है, आपने एक्शन लिया, उसने इतना टाइम लिया उसको 26 करने पे और फिर ग्रेजुअली वापस वो 0 पर आ गया। इतने से टाइम में वो अचीव हुआ और इतने से टाइम में उसने डिके कर दिया, जल्दी अचीव हुआ, जल्दी डिके कर दिया। दूसरा ओवर डैम्प्ड रिस्पांस, ओवर डैम्प्ड रिस्पांस ने इतना टाइम ले लिया 26 करते हुए, ठीक है, और उसके बाद जितने टाइम में या उसी लिहाज से उसने डिके करते हुए वापस 35 पे आया, लेट्स से एसी बात होने की जरूरत नहीं। तीसरा है कि आपने 26 किया, 26 पे तो फौरन गया, क्रिटिकली डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड से भी पहले वो 26 पे गया, लेकिन वहां रुका नहीं। इसको अगर मैं थोड़ा सा अपनी एग्जांपल से मैच करने के लिए इसको प्लॉट कर लूं तो वो इस टाइप का बनेगा। 26 पे वो रुका नहीं, ओवरशूट कर गया, फिर वापस आया, ओवरशूट किया, रूम टेम्परेचर 35 था अगर, तो अब ये सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि लेट्स से इसने 0 से स्टार्ट किया तो 26 को ओवरशूट कर गया, 35 पे चला गया, फिर वापस आया 22 पे, फिर इसने ओवरशूट किया 27, फिर 25, ग्रेजुअली करते करते वो 26 पे आ गया। अब इन तीनों में रिस्पांस के लिहाज से अगर देखें तो सबसे पहले अचीव कौन करता है, अंडर डैम्प्ड, क्विकली अपने टारगेट पे पहुंच जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ओवरशूट कर जाता है, फिर अंडरशूट करता है, ठीक है, रिपल, जिसको रिपलिंग इफेक्ट कहते हैं, रिंगिंग इफेक्ट आता है, ठीक है, और फिर ग्रेजुअली अपना वो टेम्परेचर तो अचीव कर लेता है, लेकिन ओवरशूट अंडरशूट बहुत होता है। दूसरी केस है क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड थोड़ा सा टाइम लेता है और जाके टेम्परेचर को अचीव कर लेता है, जबकि ओवर डैम्प्ड रिस्पांस उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, क्यों, सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर है, कैपेसिटर का भी एक टाइम कांस्टेंट होता है, इंडक्टर का भी टाइम कांस्टेंट होता है, ओवरऑल सर्किट में जाहिर बात है दोनों के टाइम कांस्टेंट कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये टोटली इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, ओवर डैम्प्ड होगा या अंडर डैम्प्ड होगा। सर्किट सेम रहे, आप इनकी वैल्यूज चेंज कर दें, सर्किट अपना रिस्पांस चेंज कर देगा। अगर इंडक्टर डोमिनेट कर रहा होगा, इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, रिस्पांस और होगा, कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा होगा, रिस्पांस और होगा, ठीक है। तो आरएलसी सर्किट के इस टाइप के रिस्पॉन्सेस
हो सकते हैं। इतना काफ़ी आपके मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इससे ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे आपसे। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने एक एग्जांपल की थी इस सी टाइम कितना हो गया? 40 मिनट्स। अच्छा, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने दूसरी असेसमेंट की थी, इसमें दूसरी वाली हम कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि RLC सर्किट है, एक सिंपल सीरीज सर्किट, ठीक है, और R की वैल्यू 2 ओम है, इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी है, कैपेसिटर की 3 वैल्यूज दी गई हैं, 1/2 फैराड, 1 फैराड और 2 फैराड। उसने कहा है कि एक दफ़ा कैपेसिटर की वैल्यू 1 फैराड रखें और बताएं रिस्पांस किस टाइप का होगा, फिर इसी कैपेसिटर की वैल्यू 1/2 रखें, फिर बताएं रिस्पांस क्या होगा, और फिर 2 रखें और फिर बताएं रिस्पांस क्या होगा। तो इस लेक्चर के शुरू में हमने सीरीज सर्किट की जो इक्वेशन लिखी थी वो इस टाइप की, ठीक है। अब क्योंकि ये सोर्स नहीं है, होमोजेनियस इक्वेशन है, इसलिए इक्वल टू 0 कर दिया। R ओवर L डेरिवेटिव ऑफ IT और 1 ओवर LC डेरिवेटिव सिंपल IT। तो इधर हम ये वैल्यूज R, L और C की पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट केस में जब कैपेसिटर 1/2 है तो ये बन जाएगी इक्वेशन ऐसी, C को 1/2 पुट किया। सेकंड में जब C 1 है तो C को 1 पुट किया तो ये बनता है, और थर्ड में जब C 2F है तो ये इक्वेशन बनती है। अब ये 3 इक्वेशन बन गई। कहते हैं तीनों का रिस्पांस फाइंड करें किस टाइप होगा। हमें बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, इस टाइप की होती है 2 zeta मैग नॉट S ओवर मैग नॉट। तो हम फर्स्ट वाली को चूज करते हैं, इस वाली को, और इसको अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये क्या बनता है, S² डबल डेरिवेटिव प्लस 2 सिंगल डेरिवेटिव S होता है प्लस कोएफिशिएंट फंक्शन का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 है, 2 zeta ओमेगा नॉट V2 है। तो हम 2 zeta ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 और ओमेगा नॉट स्क्वायर को 2 रख के जीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किस टाइप का रिस्पांस है फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा नॉट √2 बन जाएगा, तो जीटा क्या हो जाएगा 2 ओवर 2 इंटू ओमेगा नॉट, 2 ओवर 2 इंटू ओमेगा नॉट इज √2। अब 2 इंटू √2 कितना होगा, जो भी होगा √2 ग्रेटर देन 1 होता है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगी। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि इस जीटा लेस देन 1 बनेगा। तो अगर जीटा लेस देन 1 बनेगा, ठीक है, 2 इंटू 2 की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ग्रेटर आएगी। मुझे नहीं पता है कितनी वैल्यू बनती है, ठीक है, इतना पता है कि न्यूमरेटर से ग्रेटर होगी। इसका मतलब है जीटा जो बनेगा वो लेस देन 1 बनेगा। लेस देन 1 का मतलब है कि ये अंडर डैम्प्ड रिस्पांस है इस इक्वेशन के केस में। सेकंड इक्वेशन के केस में आ जाएं, कहता है अगर कैपेसिटर 1 फैराड हो तो बताएं रिस्पांस किस टाइप का होगा। हम वही वाला प्रोसीजर करते हैं। ये बनती है S² प्लस 2S प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 बन रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा 1 और 2 जीटा ओमेगा नॉट में जीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज 1, तो ये एग्जैक्टली जीटा बन गया 1। जीटा एग्जैक्टली 1 हो तो रिस्पांस क्या होता है क्रिटिकली डैम्प्ड। और थर्ड केस क्या है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इसकी क्या बनेगी S² प्लस 2S प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या हुआ, ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/2 बन गया, तो ओमेगा नॉट
1/√2 होगा। तो 2 zeta omega naught is equals to 2 divided by 2 omega naught is 1/√2 और 2 into √2 divided by 2, तो ये ग्रेटर देन 1 बन रहा है। तो इस केस में ये रिस्पांस क्या बन जाएगा? ओवरडैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, तो सर्किट एक ही था, आपने सिर्फ कैपेसिटर की वैल्यूज चेंज की उसमें, तो वही सर्किट कभी ओवरडैम्प्ड रिस्पांस दे रहा है, कभी अंडरडैम्प्ड रिस्पांस दे रहा है, कभी क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस दे रहा है। तो ये बेसिकली डिसाइड करता है कि इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में से कौन जो है वो डोमिनेंट कर रही है, उसके लिहाज से आपके रिस्पॉन्सेज चेंज होते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो ये था फर्स्ट वाला पैच जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, उसको मैंने कोशिश किया कि काफ़ी कवर कर लूँ। बाकी अब आप लोग देख लीजिएगा और आपकी जो बाकी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं उसको फिर हम देख के एक दफ़ा से, कुछ का तो मैंने इसी लेक्चर में ही कवर करते हुए आंसर दिया है, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको फिर नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे।